नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का विज्ञान का जो 15 चैप्टर है प्राकृतिक परिघटनाएं, नेचुरल फिनोमेन, ये जो है सो इस अध्याय के माध्यम से जो है सो जो प्राकृतिक में जो हमारे घटनाएं होती हैं उसके बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको हेडिंग समझाता हूँ कि इस चैप्टर का नाम, इस अध्याय का नाम जो है सो प्राकृतिक परिघटनाएं क्यों पड़ा। देखिए, आपने देखा नहीं होगा लेकिन सुना ज़रूर होगा कि जो सो समुद्र में जो सो ज्वार उठते हैं, ये सुना होगा। कहीं कहीं बाढ़ आ जाता है, तो कहीं बादल फटता है, तो कहीं ज्वालामुखी, भूकंप, ये सारे जो चीज़ होते हैं, बिजली बिजली चमकना, जो बादल टकराने से जो बिजली चमकता है, ये सब क्या है? सब प्राकृतिक घटना है। ये क्या मनुष्य अपने से उत्पन्न कर सकता है? आप बता सकते हैं कि मनुष्य ये सब उत्पन्न कर सकता है क्या? नहीं, ये सब जो है सो प्राकृतिक करती है, भगवान करती है। एक तरह से ये समझें आप, ठीक है, कि ये सब जो है सो घटनाएं जो होती है वो प्राकृतिक के द्वारा होती है। और प्राकृतिक के द्वारा जो होती है उसी घटनाओं को जो है सो इस अध्याय के माध्यम से हम समझेंगे और उससे अपने आप को बचाव कैसे करें ये भी समझेंगे। और उससे जो सो सुरक्षित होने के लिए कुछ इसमें उपाय भी दिए हुए हैं, जैसे भूकंप से सुरक्षित होना, बिजली जो चमकता है या गिरता है उससे सुरक्षित होना। तो इन्हीं सब बातों के बारे में जो है सो इस अध्याय के माध्यम से हमें जो सो कुछ जानकारी और नॉलेज प्राप्त होगी, और आपको इस वीडियो के माध्यम से यही सब जानकारी प्राप्त होने वाली है। तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, कहा जाता है हमारे आसपास अनेक प्राकृतिक घटनाएं होती रहती है। आपने पवन, तूफान, चक्रवात के बारे में जानकारी प्राप्त किया होगा। आप जानते हैं कि चक्रवात मानव जीवन का एक संपूर्ण बहुत अधिक क्षति पहुंचाता है। कुछ हद तक इस विनाशकारी परिघटनाओं के पूर्व अनुमान से हम अपना बचाव कर सकते हैं, परंतु पूर्व अनुमान के अभाव से त्वरित तथा भूकंप की विनाशकारी परिघटनाओं की बचाव की बात करें तो हम अपने आप को लाचार पाते हैं। समझने का बात यह है कि देखिए, आपने जो सो बहुत ऐसे जानकारी के बारे में सुना होगा कि कहीं भूकंप आता है तो कहीं बहुत अधिक जो है सो तेज हवा रफ्तार चलती है और वहाँ विनाश हो जाती है, मनुष्य का क्षति हो जाती है। तो यही सब घटनाओं के बारे में जो सो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला। तो और इससे जो है सो मनुष्य का क्या होता है, बहुत अधिक क्षति पहुंचता है और हो सकता है किसी मनुष्य का इसी में जो है सो मृत्यु हो जाता है। तो देखते हैं फिर आगे। देखिए क्या कहा जाता है। देखिए, कहा जाता है परंतु कुछ बातों का ध्यान रखें तो इससे होने वाली नुकसान को कम कर सकते हैं। और अगर हम कुछ बातों को अगर ध्यान में रख लेते हैं तो इससे जो क्षति होती है, जो प्राकृतिक घटनाओं से क्षति होती है, नुकसान हमें होती है, ये क्षति और नुकसान हम इससे कम कर सकते हैं, लेकिन पूरा तरह से इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता है। और अगर हम कुछ इम्पोर्टेंट बातों को ध्यान में रखें तो कम किया जा सकता है। देखिए, इससे अब फर्स्ट टॉपिक आता है तड़ित। तड़ित को इंग्लिश में कहते हैं लाइटिंग, ठीक है। देखिए, लाइटिंग क्या होता है, जो तड़ित होता है, यानी कि जो बारिश के समय में आप देखते होंगे बिजली बहुत ज़ोर से चमकता है और वह बिजली जो होता है किसी पर गिर जाता है या किसी पेड़ पर गिर जाता है, तो आप देखते होंगे कि वह पेड़ जो सो सूख जाता है, या किसी इंसान या किसी पशु जानवर पर गिर जाता है तो वह जो सो उसका तुरंत मृत्यु हो जाता है। क्यों हो जाता है आप समझिए। आप सीधा सीधा एक जो है सो उदाहरण के जरिए समझ सकते हैं कि देखिए, जो हमारे घरों में जो आता है बिजली का तार जो आता है लाइन का, जो जिसे हम विद्युत जैसे कि मोबाइल चार्ज लगाते हैं, ये सब जो बिजली ही जलता है वो 220 वोल्टेज होता है। उसमें कितना होता है, 220 वोल्ट होता है। लेकिन जो बिजली गिरता है ऊपर से, उसमें जो है सो लाखों हज़ारों वोल्ट होते हैं, जिसके कारण से हमारे शरीर में हल्का सा भी जो सो अगर उसका क्या बोल सकते हैं टच होता है या झटका लगता है तो हमारा मृत्यु तुरंत हो जाता है, मनुष्य का मृत्यु तुरंत हो जाता है। इसी प्रकार अगर किसी हरे वृक्ष में बिजली गिर जाता है तो वह जो है सो जड़ से ही सुखा देता है उसे और वह सूख जाता है। देखिए, अब आगे समझते हैं। इसके बारे में आपको मैं इतना बता दिया हूँ, अब यहाँ लिखा क्या है ये समझिएगा। देखिए, कहा जाता है आपने देखा होगा कि विद्युत तार ढीले होने के कारण विद्युत खंभे पर चिंगारी निकलता है। यह परिघटना उस समय बहुत अधिक प्रबल हो जाता है जब तेज हवा चलती है। विद्युत तार हिलते डुलते शॉर्ट सर्किट में प्लग के से ढीले होने पर भी चिंगारी निकलती है हुए। वास्तव में तड़ित भी एक विशाल स्तर का विद्युत चिनगारी है। समझिए, जैसे कि जो तड़ित यानी कि जो लाइटिंग होता है, जो बिजली गिरता है, वो बहुत बड़ा मात्रा में बहुत अधिक वोल्टेज में जो सुबह एक चिनगारी का कार्य करता है, जो जहाँ गिरने पर पूरा तरह से वहाँ क्षति पहुँचा देता है।
कहा जाता है हमारे पूर्वज तड़ित से डरते थे, उन्हें भ्रम था कि भगवान के क्रोध के कारण यह हुआ है, और वास्तव में बादलों में आवेश के जमा होने के कारण तड़ित पैदा होता है। इसलिए हमें तड़ित से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इस घटना का चिंगारी से बचाव के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए, जो हमारे पूर्वज थे वह जो सो जब साइंस इतना डेवलप नहीं था तो समझते थे वो हमारे दादा परदादा कि भगवान जो सो क्रोध हो जाते हैं, और क्रोध के कारण भगवान के इस कारण से जो सो बिजली गिर जाती है और हमारा क्षति हो जाता है या किसी का मृत्यु भी हो जाता है इसमें। तो पहले लोग डरते थे, लेकिन जब साइंस इतना आगे बढ़ गया तो पता चलता है कि जो बादल होता है उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है, और आवेश जमा हो जाने के कारण से वह बहुत अधिक वोल्टेज या विद्युत धारा उत्पन्न करके जो सो पृथ्वी पर जब आता है तो वह बहुत अधिक हानि पहुंचा देता है। ठीक है, ये कहा जाता है। देखिए, कहा जाता है प्लास्टिक, कांच, रबड़, एबोनाइट आदि पदार्थ इस प्रकार का प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, या ये आप अंधेरे में ऊनी अथवा नायलन वस्त्र के उतारते होंगे तो आप चट ध्वनि के साथ चिंगारी देखा होगा। आपने यह भी देखा होगा कि ऊनी वस्त्र उतारते हैं तो आपके शरीर के बाल खड़े हो जाते हैं। सन 1792 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेल्जियम फ्रेडिकर ने बताया कि तड़ित तथा आपके वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारी एक ही प्रकार के परिघटना है, और इस तथ्य को लगभग साकार होने में 2000 वर्ष लग गया। कहने का अर्थ ये बनता है कि जो ऊनी कपड़े होते हैं हमारे घर में, एबोनाइट का छड़, ऊनी का और प्लास्टिक के, तो उस सब में भी जो सो चार्ज उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि आप ऊनी कपड़े आपके पास है तो अब उसमें देखेंगे अगर आप उसे कहीं से निकालते हैं या उसे रखते हैं तो क्या होगा, तो उसमें चट ध्वनि की आवाज़ सुनेंगे और चिंगारी तरह जो सो निकलते हुए आप देखेंगे। अगर पूरा उस रूम में अगर लाइट ना हो और जहाँ आप कपड़ा उठा रहे हैं वहाँ लाइट ना हो तो क्या होता है, उसमें आवेश जमा हो जाता है। इसी कारण से जो तड़ित भी जो होता है, जो हम यहाँ अपने भाषा में कहते हैं वज्रपात होना, तो वज्रपात होता है वह भी जो सो एक क्या है, आवेश का तरह है, और वह जो सो एक चिंगारी का बहुत बड़ा विशाल रूप है। ठीक है, फिर आगे कहा जाता है रगड़ने के बाद वस्तु आवेशित हो जाता है और इस कारण उसमें आकर्षण का गुण आ जाता है, और इस आवेश को विद्युत आवेश कहा जाता है, और ये विद्युत आवेश वस्तु से प्रवाहित नहीं होता है, इसलिए इसे स्थिर विद्युत कहा जाता है। आइए विद्युत आवेश क्रियाकलाप द्वारा समझे। देखिए, जो विद्युत आवेश जो होता है वह जो सो जब ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरे स्थान नहीं जा पाता है, और स्थिर विद्युत बल होता है तो वह जो सो वही चिंगारी के रूप में हमें दिखाई देता है जब आप ऊनी का कपड़ा को छूते हैं। अब देखिए, कहा जाता है रगड़ द्वारा आवेश। जब आप देखते हैं कि आप जो सो अपने सर में जो आपके बाल हैं उसमें कंघी को रगड़ लें, और उस कंघी को रगड़ने के बाद जो है सो उसके पास छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े लाएं, तो क्या होगा, कंघी से जो सो वह कागज़ के टुकड़े आकर्षित होते हैं। किससे आकर्षित होते हैं? इस कारण से आकर्षित होते हैं कि जो कागज़ का टुकड़ा है वह जो सो उसमें आवेश आ जाता है, और उस कागज़ के टुकड़ा में आवेश आ जाने के कारण से क्या होता है कि वह जो सो एक दूसरे को जो सो आकर्षित करने लगते हैं, और कंघी जो होता है सो कागज़ को आकर्षित करने लगता है अपनी ओर। ठीक है, यही मेन इसका जो है सो क्या है, ये एक्सपेरिमेंट है, क्रियाकलाप है। ठीक है, तो अब क्रियाकलाप समझ गए होंगे वाली बातें। अब अगला क्रियाकलाप जो है सो इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा जो धातु कौन सा मतलब कि क्या बोल सकते हैं आप, कौन सा वस्तु है जो रगड़ने पर आवेशित हो जाता है और कौन सा नहीं होता है। तो पॉलीथीन, ऊनी वस्त्र, ये सब हो जाता है। स्टील का चम्मच नहीं होगा क्योंकि वो कंडक्टर है और हमारे हाथ से होते हुए हमारे शरीर के नीचे धरती पर चला जाता है। तो वो देखिए, सबसे पहले समझिए, आप एक चीज़ देखते होंगे कि आप अगर लोहे की आपके पास वस्तु है, ठीक है, और उससे जो सो बिजली की तार को अगर आप टच करते हैं तो आपको क्या होगा, करंट आपको लग जाता है। लेकिन फिर समझिएगा, और आप आपके पास एक प्लास्टिक का डंडा या कुछ भी है, ठीक है, और प्लास्टिक के किसी भी चीज़ से जो है सो आप पकड़ने का प्रयास करते हैं या उससे जो सो विद्युत के तार को टच करते हैं तो आप देखते होंगे कि उससे करंट नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? देखिए, जो प्लास्टिक है ना, उसका जो उसमें भी जो है सो क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ, न्यूट्रॉन से, तो उसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है सो क्या होता है, वो प्रवेश नहीं कर पाता है, जिसके कारण से हमें विद्युत का झटका नहीं लगता है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे कहा जाता है आवेश के प्रकार तथा इसकी अनुक्रिया। देखिए, आवेश कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो आवेशों के प्रकार तथा इसकी अनुक्रिया को
दर्शाने वाली क्रियाकलाप हेतु हेतु वस्तु सारणी में लीजिए। देखिए ये सब क्रियाकलाप जो है, ये क्रियाकलाप को, तीसरा क्रियाकलाप को आप खुद जो है सो पढ़ लीजिएगा, तब आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब फिर देखिए ये सब क्रियाकलाप है और ये सब क्रियाकलाप को आप पढ़ लेंगे तब आपको और अच्छी तरह से समझ में जो है सो आने लगेगा। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ अब देखते हैं अवलोकन में क्या मिलता है। अवलोकन तथा निष्कर्ष। देखिए दो आवेश गुब्बारे एवं दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दो आवेशित रिफिल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दो आवेशित वस्तु, देखिए अब मेन निष्कर्ष यहाँ निकलता है। देखिए समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इन दो आवेशों में एक को धन आवेश तथा दूसरे को ऋण आवेश करते हैं। समझने का बात यह है, देखिए आपके पास मैग्नेट होगा, चुंबक, जो आप बचपन में खेलते होंगे, उसमें दो धुरा होता है, एक नॉर्थ और एक साउथ, दो पोल होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो आप देखते होंगे कि जब नॉर्थ पोल को जब सामने लाया जाता है तो क्या होता है कि वह जो सो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगता है। लेकिन जैसे ही जब एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल को लाया जाता है, या एक साउथ पोल या एक नॉर्थ पोल को लाया जाता है, तब जो सो दोनों आकर्षित हो जाते हैं। यानी कि समान आवेश, यानी कि प्लस प्लस, यानी कि नॉर्थ नॉर्थ ये समझिए, मैग्नेट में नॉर्थ नॉर्थ समझिए, या साउथ साउथ समझिए, या तो जो सो विद्युत में जो सो प्लस प्लस समझिए। प्लस प्लस को सामने लाया जाता है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देगा, और माइनस माइनस को भी लाया जाता है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देगा। लेकिन जब एक माइनस और एक प्लस आएगा तब क्या हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। ठीक है, यानी कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये निष्कर्ष निकलता है। अब आवेश का स्थानांतरण, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्ज जो होता है कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे कि आपने घरों में देखा होगा, आपके घरों में जो सो विद्युत के खंभे से तार के माध्यम से आप जो सो अपने घरों में चार्ज को लाते हैं। क्या लाते हैं, वो क्या है जो आपके घरों में आता है। आखिर आप सोचते होंगे कि बल्ब में क्या ऐसा आ जाता है जो जलने लगता है, तो क्या आता है, चार्ज आता है, आवेश आता है। और आवेश के आने के कारण से तो उसके आने का रास्ता क्या है, तार है, तो वही तार से लाते हैं। ठीक है, तो वह ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, एक दूसरे से, एक स्थान से दूसरे स्थान, वही समझिएगा। ठीक है, क्रियाकलाप यहाँ किया गया है, क्रियाकलाप को आप खुद से पढ़िएगा। अब देखिए निष्कर्ष इसका क्या निकलता है, ये समझिए आप। देखिए वास्तव में कहा जाता है, देखिए वास्तव में एल्युमिनियम की पतली आवेश रिफिल या अन्य अनावेशित वस्तु पेपर क्लिप के माध्यम से आवेश प्राप्त करता है और समान आवेश प्राप्त करता है, और पत्तियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है और फैल जाती है। इस युक्ति से यह भी पता लगाया गया है कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं। इस युक्ति को विद्युतदर्शी कहते हैं। और एल्युमिनियम पतली पत्ती को जहाँ स्वर्ण पत्ती भी उपयोग किया जाता है। और इस क्रियाकलाप से यह ज्ञात होता है कि विद्युत आवेश किसी आवेशित वस्तु से किसी अन्य अनावेशित वस्तु को चालक धातु द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। समझने का अर्थ ये बनता है कि आप जो सो ये समझ सकते हैं कि आपके घरों में जो विद्युत आता है, जिसके कारण से आप बल्ब को जलाते हैं और अन्य ऐसे विद्युत उपकरण हैं उसे यूज करते हैं, तो हमारे घरों में तार के माध्यम से आता है। और वह जो सो तार के माध्यम से आता है तो वह जो सो विद्युत का कंडक्टर होना चाहिए, यानी कि विद्युत का वह सुचालक होना चाहिए, ना कि कुचालक होना चाहिए। अगर वो सुचालक होगा तो ही जो सो विद्युत एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो सो जा सकता है। ठीक है, ये समझिएगा। अब फिर आगे कहा जाता है क्या होता है, भू संपर्क। ठीक है, भू संपर्क क्या होता है ये समझिए। देखिए कहा जाता है आप पेपर क्लिप के सिरे को अपने हाथ से स्पष्ट कीजिए। ऐसा करने से एल्युमिनियम की पतली पत्तियां अपनी अपनी भू स्थिति में आ जाता है और पत्तियों को आवेशित करने तथा पेपर क्लिप को स्पष्ट करने की प्रक्रिया को दोहराइए। आप देखेंगे कि जैसे ही आप हाथ से पेपर की क्लिप को स्पष्ट करते हैं तो पत्तियां सिमट जाती है। इसका कारण यह है कि संपर्क करने पर पत्तियां का आवेश आपके शरीर से होकर पृथ्वी में चला जाता है और पत्तियां
अनावश्यक हो जाती है। कहने का अर्थ ये बनता है कि जो ये भू संपर्क है उसमें क्या होता है, जैसे कि आप ऊन का जो सो जैसे आप समझिए आपको विद्युत का झटका क्यों लगता है, सबसे बेहतर उदाहरण ये क्यों लगता है, क्योंकि क्या होता है आप जब विद्युत का तार पकड़ते हैं तो आपके हाथों के जरिए जो सो आपके शरीर के जरिए जो सो वह जो सो पृथ्वी में जाने लगता है और आगे जाने छोड़ के आपके यहीं से कंडक्ट होने लगता है, जिसके कारण से हमें विद्युत का झटका लग जाता है। तो इस प्रकार से जो सो विद्युत का क्या होता है, स्थानांतरण होता है या जो भू संपर्क में आ जाता है। ठीक है, यही कहा जा रहा है। फिर आगे कहा जाता है किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरण करने की प्रक्रिया को भू संपर्क कहते हैं। यानी कि कोई भी आवेशित वस्तु है, जैसे कि कोई भी आवेशित वस्तु है जैसे कि लोहे की वस्तु है और उसे जो है सो एक प्लस, जो हमारे घर में दो फेस आते हैं तार के, एक प्लस का और एक माइनस का, यानी कि एक गर्म और एक ठंडा आता है। तो उसे जो है सो अगर आप एक छड़ के माध्यम से पृथ्वी में ठोक देते हैं और वह जो प्लस वाला उसे अगर ठोक के उसमें लगा देते हैं तार को और लाइन चालू कर देते हैं तो वह जो है सो पृथ्वी में सभी जो जितने भी चार्ज हैं वो चले जाते हैं, जिसके कारण से पृथ्वी उन सभी चार्जों को सोख लेता है और इसे ही भू संपर्क कहते हैं। ठीक है, यानी कि भूमि के संपर्क में आ जाता है चार्ज। ठीक है, ये कहा जा रहा है। फिर आगे कहा जाता है तड़ित की कहानी, जो यानी कि जो वज्रपात होता है उसका कहानी, स्टोरी ऑफ लाइटिंग, जो लाइटिंग होता है उसकी स्टोरी। देखिए कहा जाता है वैज्ञानिकों ने प्रयोग द्वारा यह पता लगाया कि गरजने वाले तूफान से बरसते समय वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती है और जल की बूंदें नीचे की ओर आती है। यह तेज गति एवं उत्पन्न घर्षण के कारण बादलों में जो बर्फ कण और पानी की बहुत छोटी बूंद होती है ये आवेशित हो जाती है और बड़ी बूंद ऋण आवेशित हो जाती है और ऋण आवेशित हो जाती है और धन आवेशित बूंद हल्के होने के कारण ऊपर उठकर बादल के ऊपर भागों में एकत्र हो जाता है तथा इस आवेशित भारी बूंद बादलों में निचले भाग में एकत्र हो जाती है और इस प्रकार धन आवेशित एवं ऋण आवेशित बादल का निर्माण हो जाता है और धरती के निकट ही धन आवेशित का संचार होता है और यह संचरित आवेशित का परिणाम अधिक हो जाता है। यह वायु आवेशों के प्रवाह को नहीं रोक पाती है क्योंकि वायु विद्युत का हीन चालक है और धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश के मिलने के कारण प्रकाश की चमक धैर्यता तथा ध्वनि उत्पन्न होती है और इस तड़ित के रूप में देखा जाता है और बोलचाल की भाषा में इसे बिजली गिरना कहा जाता है और इस प्रक्रिया को विद्युत विसर्जन कहते हैं। देखिए समझिए आप कि जो जैसे कि देखिए यहाँ आपको दो बादल दिख रहे होंगे, एक बादल ये है और एक बादल ये है। तो एक बादल जो है सो आप देख रहे होंगे कि उसमें एक प्लस चार्ज आ गया है और एक माइनस चार्ज। एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज आ जाने के कारण क्या होता है, वो बादल जो है सो एक धन आवेशित बादल बन गया और एक ऋण आवेशित। ठीक है, तो एक धन आवेशित और ऋण आवेशित जब आपको पता है कि समान आवेश जो होते हैं सो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन जो असमान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो जब दोनों आके अट्रैक्ट होते हैं तब जो सो बहुत तेज जब टकराते हैं तब बहुत तेज जो सो उसमें ध्वनि उत्पन्न होता है टकराने से और वह जो ध्वनि उत्पन्न होता है वो हमें गरजने की आवाज़ सुनाई देता है और जो लाइटिंग जो होती है, जो बिजली उससे जो सो फूट कर निकलती है, इस तरह से यही समझ सकते हैं, वह बिजली जो सो उससे निकलती है वही हमें चमकना दिखाई देता है और अगर बहुत अधिक मात्रा में हुई तो वह जो सो वज्रपात हो जाता है और यह जो सो बिजली धरती पर गिर जाती है। आप फिगर के माध्यम से देख रहे होंगे। फिर आगे कहा जाता है तड़ित के गिरने पर जमीन एवं संपत्ति की बहुत हानि होती है अतः इससे बचाव का उपाय करने का आवश्यक है। यह गिरता है तो ज़मीन का और संपत्ति का बहुत ही हानि हो जाता है और इससे हमें बचाव करना अति आवश्यक हो जाता है। फिर आगे कहा जाता है तड़ित से सुरक्षा, लाइटिंग से हम सेफ्टी कैसे करें। लाइटिंग तड़ित झारखंड के एक प्रमुख आपदा है और इससे प्रतिवर्ष जान माल की बहुत क्षति होती है और राज्य में 9 जिले जो इस आपदा से ज़्यादा ग्रस्त हैं, जैसे पलामू, चतरा, लातेहार, कोडरमा, रांची, गिरिडीह, ये सब जो अब झारखंड के ज़िले में जो हैं, ये सब में जो है सो क्या होता है, जो लाइटिंग के कारण यानी कि तड़ित के कारण यहाँ बिजली
ज़्यादा गिरते हैं। जो राज्य यहाँ जो जिला यहाँ दिखाई दे रहे हैं। फिर आगे जाता है श्री कृष्ण लो पर्सन संस्थान एस्कापो द्वारा लाइटिंग के संबंध में आपदा के निपटारे के लिए विशेष ट्रेनिंग माड्यूल तैयार किया जाता है और बिना ट्रेनिंग के भी कुछ खास बातों को ध्यान रखे तो त्वरित से जान माल के नुकसान को कम कर सकते हैं। आइए जाने की त्वरित से हम किस प्रकार अपना बचाव कर सकते हैं। देखिए, जो झारखंड के कुछ जिले हैं जिसमें प्रमुख कोडरमा, रांची, इस प्रकार के जो पलामू, गिरिडीह, जो रांची दिखाए गए हैं, बताए गए हैं, इनमें जो सो हर वर्ष जो सो तड़ित के कारण जान माल की जो सो बहुत ही क्षति होती है और जो सो तड़ित जो सो इससे में बचने का भी आगे उपाय बताया गया है। ठीक है, आगे कहा जाता है तड़ित झंडा के समय तड़ित झरना के समय तड़ित झंडा के समय क्या करें और ना करें। देखिए, तड़ित अगर जोर से आपके लाइटिंग होने लगा, चमकने लगा, तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये समझिए। देखिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। डू नॉट और डू डज। ठीक है, जंगल में छोटे वृक्ष के नीचे शरण लें। जंगल में छोटे वृक्ष के नीचे जो है सो जाकर आप छुपें। फिर आगे कहा जाता है खुले मैदान में पेड़ से काफ़ी दूर रहें और खुले मैदान में रहें और पेड़ से काफ़ी दूर रहें। ये सब जो है सो बचने का उपाय। फिर आगे कहा जाता है बचने का उपाय में घर के भीतर क्या करें। विद्युत बल्ब एवं ट्यूबलाइट को उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे कहा जाता है खुले मैदान, ऊंचे वृक्ष, ऊंचे स्थान, पार्क में ना जाएं, इस समय ना जाएं। जमीन पर ना लेटें बल्कि ज़मीन पर सिमट कर इस प्रकार बैठें ताकि आपका हाथ घुटनों को सिर को हाथ से बीच रखें। आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो है सो आपको बैठना है। अगर आप खेत ही गए हैं या कहीं गए हैं और वहाँ लाइटिंग जो है सो बहुत अधिक होने लगा, बिजली अचानक जो है सो बहुत चमकने लगी और पानी गिरने लगी, तो आपको यही सब करना है। ठीक है, फिर आगे कहा जाता है कि टेलीफोन के तार, विद्युत तारों और धातु के छड़ अथवा पाइप को तड़ित झंड के समय स्पर्श ना करें, यानी कि लोहे की वस्तु को आपको स्पर्श नहीं करना है। टेलीफोन से बात नहीं करना चाहिए। बहते जल में स्नान नहीं करना चाहिए। विद्युत उपकरण जैसे टेलीविज़न, कंप्यूटर के प्लग को सॉकेट से निकाल देना चाहिए, नहीं तो ये सब में भी जो सो बहुत ही डर रहता है। फिर आगे कहा जाता है कि तड़ित चालक। ठीक है, क्या है तड़ित चालक, क्या है तड़ित चालक जो सो क्या होता है, अब ये समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, कहा जाता है तड़ित चालक एक ऐसी सुरक्षा युक्ति है। देखिए, जो अब हमने अब देखा अभी कि किस प्रकार जो है सो वज्रपात हो सकता है, अर्थात किस प्रकार जो है सो विद्युत यानी कि जो विद्युत है या बिजली जो की चिंगारी जो बनती है बादलों में, आवेश जो बनते हैं वो कैसे गिर सकते हैं और उससे हमें बचने के उपाय भी हमने देखा। अब आगे देखते हैं कि तड़ित चालक क्या है। देखिए, तड़ित चालक एक ऐसा युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित से प्रभाव से सुरक्षा करने के लिए किया जाता है। जिस भवन के निर्माण के समय उसकी दीवार में धातु की मोटी छड़ स्थानांतरित कर दिया जाता है। धातु की छड़ की लंबाई भवन की ऊंचाई से अधिक होता है। छड़ व ऊपरी सिरे नुकीला एवं त्रिशूल के आकार का होता है और छड़ का निचला सिरा धातु की प्लेट से बांधकर जमीन में काफ़ी नीचे गीले जमीन में गाड़ दिया जाता है और धातु की छड़ से आवेश जमीन तक सरलता से पहुंच जाता है और इससे भवन तथा उसमें रहने वाले लोग को कोई नुकसान नहीं होता है। समझिएगा, जैसे कि देखिए ये भवन है और इस भवन में आप देखिए कि ऊपर जो सो लगा हुआ है तड़ित की सुरक्षा के लिए। तो जब यहाँ जो सो वज्रपात होगा, जब तड़ित गिरेगा तो ये जो सो क्या होगा, ये पूरा नीचे में इसमें जो सो पूरा तार या छड़ लगा होता है और इस छड़ के जरिए जो सो पृथ्वी तक जो सो वह जो उत्पन्न होता है बादलों के माध्यम से, जो बहुत अधिक मात्रा में वोल्टेज या आवेश बोल सकते हैं, वह जो सो धरती में चला जाता है और धरती में जो सो जाने के बाद वह उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। फिर आगे कहा जाता है अब अगला जो हमारा प्राकृतिक आपदा है, अगला है भूकंप।
देखिए, चक्रवात चक्रवात एवं तड़ित झन आदि प्राकृतिक परिघटना मानव जीवन तथा संपत्ति को बहुत बहुत अधिक नुकसान पहुंचा सकती है, परंतु कुछ हद तक इन परिघटनाओं की भविष्यवाणी की जा सकती है और मौसम विज्ञान केंद्र चक्रवात एवं तड़ित झन के बारे में सचेत कर सकते हैं और इस परिघटना से होने वाली क्षति से बचाव के उपाय के लिए सभी के पास समय होता है। भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक परिघटना है जिसके बारे में भविष्यवाणी करने की क्षमता अभी तक विकसित नहीं हो पाई है और इसलिए भूकंप बहुत बहुत बड़े पैमाने पर जनजीवन एवं संपत्ति को क्षति पहुंचाता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि जो हमारा लाइटिंग होता है, जैसे कि बिजली गिरता है या फिर जो है सो बिजली गिरता है या क्या बोल सकते हैं आप, जो मौसम का कुछ परिवर्तन होता है, तो ये सब में जो है सो हमारे जो वैज्ञानिक है वो हमें सचेत कर देते हैं। लेकिन जब भूकंप आने वाला होता है तो उसके बारे में हमें जो है सो किसी प्रकार का टेक्नोलॉजी अभी तक आविष्कार नहीं हुआ है और आविष्कार ना होने के कारण से जो है सो हमें जो है सो पता नहीं चल पाता है कि भूकंप आने वाली है या नहीं आने वाली है और इससे जो है सो हमें नुकसान हो जाता है बहुत ही अधिक मात्रा में। फिर आगे कहा जाता है, देखिए आगे कहा जाता है, गुजरात में एक भूज जिला है, वहाँ जो है सो 26 जनवरी 2001 में बड़ा भूकंप आया था और 8 अक्टूबर 2005 में कश्मीर के उत्तरी एवं तरंगत शहरों में भी एक बड़ा भूकंप आया था और इन भूकंप से बहुत बड़े पैमाने पर जान माल की हानि हुई थी। इसे भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय आपदा का घोषित किया गया था। कहने का अर्थ ये बनता है कि भूकंप से जो है सो आने वाला है या भूकंप नहीं आने वाला है, इसके बारे में जानकारी हमें नहीं हो पाती है, परंतु जो है सो अगर जब मौसम के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना होता है तो इसका जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं, इसका जानकारी हम नहीं प्राप्त कर पाते हैं भूकंप का। फिर आगे कहा जाता है, देखिए कि भूकंप क्या होता है, तो समझिएगा कि भूकंप क्या होता है, ठीक है। तो देखिए कहा जाता है पृथ्वी के भूतल का कंपन अर्थात एकाएक हिलना अथवा झटका लगना भूकंप कहलाता है। बहुत बड़ा या बहुत कम समय तक रहता है। पृथ्वी के स्तनमंडल के भीतर गहराई के ऊपर उथल पुथल के कारण भूकंप उत्पन्न होता है। जब भूकंप की तीव्रता होती है तो तब इसका अनुभव होता है कि अधिक तीव्रता का भूकंप भवन, पुल, बांधों तथा लोगों को बहुत अधिक क्षति पहुंचाता है। इससे जीवन संपत्ति की बहुत हानि होता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि भूकंप से जो है सो मनुष्य का बहुत ही अधिक नुकसान होता है। फिर आगे कहा जाता है भूकंप का कारण। प्राचीन काल में हमारे पूर्वज भूकंप आने का सही कारण नहीं जानते थे। अब आप जानते हैं कि पृथ्वी मुख्यतः 4 परतों से बनी हुई है। ये परत अनंतित करोड़ मैदान तथा भूपत्र है और भूपत्र का ऊपरी मैदान को लिथोस्फेसिस कहा जाता है और यह 50 किलोमीटर मोटे परत होता है जिसे टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है और इसकी पूरी धरती ऐसे 12 प्लेटों पर स्थित है जो तरल पदार्थ लावा के ऊपर तैर रही है और इस प्लेट के आपस में रगड़ अथवा टकराने के कारण एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर नीचे या अगल बगल में चल रही है। इसके फलस्वरूप भूपत्र में विक्षोभ उत्पन्न होता है और भूपत्र में उत्पन्न विक्षोभ ही भूकंप कहलाता है। देखिए ये जो प्लेटें आपको दिख रही हैं, पृथ्वी इस प्रकार के 12 प्लेटों से मिलकर बनी हुई है और जो 12 प्लेटें हैं वह जो सो पृथ्वी जो हमारा पृथ्वी के नीचे सबसे नीचे लावा है उसके ऊपर यह तैर रहा है और लावा का ऊपर जो तैर रहा है जिसके कारण से थोड़ा सा इधर उधर होता है तो हमारे पृथ्वी पर भूकंप आ जाता है। फिर आगे कहा जाता है पृथ्वी
की गति, ठीक है, पृथ्वी किस प्रकार गति करता है ये समझिए। भूकंप आने के कारण की जानकारी होते हुए भी यह संभव नहीं हो पाता है कि आने वाले भूकंप के समय तथा स्थान की भविष्यवाणी की जा सकती है। देखिए, भूकंप अगर आप पता कर सकते हैं कि कर लेते हैं कि भूकंप आने वाला है, लेकिन किस स्थान पर आने वाला है और किस समय में आने वाला है, ये जानकारी प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। भूकंप उत्पन्न होने का निम्न कारण देखिए, ज्वालामुखी का फटना, उल्कापिंड पृथ्वी से टकराना, भूमिगत नाभिकीय विस्फोट, भूपट से टुकड़ों को अनियमित गति, ये सब कारण से अगर होता है तो आप समझ जाइए कि भूकंप का यही सब कारण है। भूकंप भ्रंश क्षेत्र, वास्तव में अधिकांश भूकंप पृथ्वी की प्लेट की अनियमित गति के कारण उत्पन्न होती है, परंतु जहां इन प्लेटों के आसपास दुर्बल क्षेत्र होता है, वहां भूकंप उत्पन्न होने की संभावना अधिक होती है। इन दुर्बल क्षेत्रों को भूकंप क्षेत्र अथवा भ्रम क्षेत्र कहते हैं। भारत में अधिकांश भूकंप आने की संभावना वाले क्षेत्र कश्मीर पश्चिम तथा केंद्र हिमालय, समस्त उत्तरी पूर्वी कच्छ पर राजस्थान तथा गंगा के मैदान है, और दक्षिणी भारत के कुछ भाग भूकंप के क्षेत्र में आते हैं, जो भूकंप के ज़्यादा इसे भूकंप के रेड जोन में रखा गया है। फिर आगे कहा जाता है क्या होता है रिकट पैमाना। किसी भूकंप की शक्ति के परिणाम को रिकट पैमाने के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस पैमाने का आविष्कार भूभौतिक शास्त्री चार्ल्स रिकट ने 1935 में किया था, और यह भूकंप का रिकट पैमाने को परिणाम 7 से अधिक होता है तो भूकंप विनाशकारी होता है, और भुज तथा कश्मीर में आए भूकंप का परिणाम 7.5 से अधिक था, और 26 अप्रैल 2015 में नेपाल में आए भूकंप का रिकॉर्ड का पैमाने 7.8 था, और 15 दिसंबर 2015 को झारखंड में आए भूकंप का रिकॉर्ड 4.33 था। नेपाल के साथ बिहार भी 26 अप्रैल 2015 में विनाशकारी भूकंप आया था। और इस प्रकार भूकंप से भी बचाव हम कुछ हद तक कर सकते हैं, लेकिन यह हम पता नहीं लगा पाते हैं कि भूकंप कब आने वाला है और कब नहीं आने वाला है। तो इस प्रकार यह अध्याय समाप्त होता है। और अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ नॉलेज प्राप्त हुआ है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके दोस्त भी इस अध्याय को पढ़ने के बाद, समझने के बाद समझ जाएंगे कि हाँ, किस अध्याय से हमें क्या सीख मिलता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।